नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस के रूप में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। आपको बता दें, ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ साथ विजय शर्मा सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इस अवसर पर आपातकाल को लेकर जन भागीदारी रैली, प्रदर्शन और संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी, जहां सीएम साय ने बैठक में राज्य के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का सशक्त मंच है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी। साय ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मध्य क्षेत्रीय परिषद ने ठोस योगदान दिया है। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास में भी परिषद की भूमिका काफी निर्णायक रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारत में लगे आपातकाल को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने दुर्ग जिले में बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में बीजेपी सरकार द्वारा प्रेस वार्ता कर 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में लोकतंत्र की 25वीं कुठाराघात मना रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि आज दुर्ग जिला जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे कई मंत्री और इस दौरान प्रेस वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि संविधान की बात कही और मीडिया से चर्चा के दौरान किए गए सवाल पर एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस वार्ता कर संविधान बचाओ और भारत देश में लगे इमरजेंसी की कुठाराघात मना रही है। हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पत्रकार साथियों के बीच में, जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, पत्रकारों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था और सेंसरशिप लगा करके पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आज के दिन यानी 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया गया था। हम उसको याद करने के लिए और आपके माध्यम से इस सच्चाई को देश की जनता जाने, ये उनकी 50वीं बरसी है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने हमारे देश को बड़े बड़े दर्द दिए हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिर सकती है, ये प्रामाणिकता के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 लागू करके उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा था और अनेक ऐसे उनका कृत्य रहा जिसके कारण देश को बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। आज हम सब उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस संविधान रैली बचाओ निकालती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम जनता कैसे समझे कि कौन सही है और कौन? इस सवाल में एक सवाल मेरा जोड़िएगा। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि देश में 11 साल का घोषित आपातकाल है। व्यापारिक आपातकाल के बारे में कहना चाहें तो व्यापारियों में केवल अडानी अंबानी ही नजर आते हैं। हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को अयोग्य घोषित किया था। 6 साल के लिए उनको कहा गया था कि आप अयोग्य हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने प्रमाण दिया है। और आपसे ज्यादा प्रमाण कौन दे सकता है, जब बड़े बड़े पत्रकारों की बिजली की लाइन काट दी गई थी आधी रात को, पत्रकारों को जेल भेजा गया था। हमने आरोप नहीं लगाया है,
हमने प्रामाणिकता के साथ कहा है। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल भेजा गया था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। 50 से भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का पाप तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी यदि ये कहती है कि संविधान बचाओ की यात्रा निकालती है, तो इससे बड़े झूठे कोई हो नहीं सकते, जिन्होंने बार बार इस देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। ये झूठी यात्रा निकालने वाले लोग हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। मंत्री ओपी चौधरी ने मयंक होटल जांजगीर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान की मूल भावना को कुचलते हुए लोकतंत्र की आत्मा पर कुठाराघात किया था। उन्होंने कहा कि 1975 का वो दौर ऐसा था जब सत्ता संविधान से ऊपर हो गई थी। संविधान को बंदी बना लिया गया और 24वें संविधान संशोधन के जरिए लोकतंत्र की आत्मा को ही बदल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीसा एक्ट जैसे काले कानून लाकर नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। उनके मुताबिक इस एक्ट के तहत देश भर में करीब 1,40,000 से अधिक लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, जिनमें जांजगीर चांपा जिले के भी कई लोग शामिल थे। हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय अगर कोई आया था तो आपातकाल का दौर था, जब कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पे आपातकाल लागू किया था। इस समय सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। सारे व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुनवाई का अधिकार, किसी को गोली भी मार दिया जाए उस पे भी अदालती कार्रवाई के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया था। ऐसा दौर आया था। ये व्यक्ति पूजा की, परिवार पूजा की चरम पराकाष्ठा का दौर था, जब कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की थी। इसके अलावा 100 के लगभग बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को भी कांग्रेस ने हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। इस तरह से भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनका ये चरित्र रहता है, आज विपक्ष में है तो दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन सब विषयों को रखते हुए कल लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, और ताकि भारत देश की जनता जनार्दन के समक्ष लोकतंत्र के हत्यारी कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर किया जाए। सर, मानसून सत्र में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महतो ने विपक्ष को लाठी लेकर जाने की बात कही। सर, ये उनके आपातकाल वाली जो लोकतंत्र को कुचलने की कांग्रेस की मानसिकता है, उसी का ये परिचायक है, और उसी के तहत इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। ये परिवारवादी राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते, और भारत के जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का, अशांति और अव्यवस्था फैलाने का हमेशा दुष्प्रयास करते हैं। लेकिन भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस को विपक्ष के नेता बनाने के लिए भी लाले पड़ गए 2-2 चुनाव। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी बलौदाबाजार जिला कार्यालय में प्रेस आयोजित कर देश को ये बताया कि कांग्रेस के आपातकाल की 50 वर्षगांठ है। इसे काला अध्याय बताया गया। प्रेस वार्ता को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कृषि मंत्री राम विचार नेताम और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए बताया कि यह एक तानाशाही मानसिकता को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर देश पर आपातकाल थोप दिया था। यह निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपनी सत्ता को बचाने की हताशा में लिया गया था। उनको उसी स्थिति में पकड़ करके सीधे जेल डाला गया, और कोई उनके ऊपर कोई आरोप ऐसा नहीं था। आरोप सिर्फ ये लगाना था कि उस
उस समय कांग्रेस के देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने राज किया। कोई अगर आरोप किसी को बंद करना है तो कोई न कोई आरोप लगाना होता है। लोग ये आरोप लगाए कि ये बिजली का तार काट रहा, कहीं पर आरोप लगाए कि किसी के घर का दरवाजा तोड़ रहा, किसी ने आरोप लगाया कि ये फलानी गड़बड़ी कर रहा था, चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था। इस तरह से संगीन मामले में हमारे जो देश के नेता, राष्ट्रवादी विचार के लोग, उनको जो है पकड़ के जेल में डाला गया और ऐसे जेल में रखा गया जहां न तो ढंग से खाना मिल पाता था और न स्वच्छ पानी की व्यवस्था। यहाँ तक कि जेलों के बैरकों की उस समय की हालत, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकती। आज तो जेल जो है एक तरह से सुधार गृह हो गया, चारों तरफ वो बड़ा अच्छी व्यवस्था जेलों में मिल गया है। और उस समय के जेल का स्थिति ऐसा कि एक सामान जब कोई आता था तो उस सामान के लिए भी जेल के कैदियों में लड़ाई हो जाती, ये स्थिति थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनी और उनके विरोध में जिन्होंने चुनाव लड़ा, राजनारायण जी, उनके द्वारा एक इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, भ्रष्ट आचरण करते हुए इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करके चुनाव जीती। तत्कालीन न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल सिन्हा जी ने 12 जून 1975 को उस पिटीशन पे फैसला दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सूटकेस में शव मिलने के मामले में आरोपी शिवानी को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। दरअसल सूटकेस मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां मृतक का वकील ही उसका कातिल निकला। दरअसल आरोपी ने हत्या से पहले किराए पर मकान लिया था। आपको बता दें, हत्याकांड में महिला और 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 6 साल पहले मृतक की मां की जमीन 71 लाख रुपए में बेची गई थी, लेकिन सिर्फ 50 लाख का भुगतान हुआ था और बची हुई राशि को लेकर नामांतरण नहीं हो पाया था, जिसके चलते यहां आर्थिक विवाद के बाद खून खराबे में तब्दील हो गया। तो आपको बता दें, आर्थिक विवाद और खून खराबे में ये पूरा मामला जो है वो तब्दील हो गया। हत्या से पहले किराए पर मकान लिया गया था। महिला समेत 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। तो महिला समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूटकेस मर्डर केस में ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा जो है वो सामने आया है, जिसमें मृतक का वकील ही उसका कातिल पाया गया। तो इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिवानी को दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर लाया है। तो सूटकेस मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। बड़ी जानकारी जो है वो इस मामले में निकलकर सामने आई है। पता चला है कि इस मामले में वकील ही जो है कातिल निकला। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, सूटकेस मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है, क्या कुछ था ये मर्डर केस और किसे गिरफ्तार की है पुलिस ने? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बड़ी ही दरिंदगी का ये हत्या का मामला सामने निकल कर आया है। और ये सूटकेस में एक लाश मिली है, जिसको
पर अभी अंदेशा जताया जा रहा था कि ये लगभग जो है 3 से 4 दिनों पुरानी जो है इसकी लाश जो बरामद हुई है वो लाश मिली है। तो इसकी हत्या जो है 3-4 दिनों पहले की गई थी। इसको एक आप देख सकती हैं वीडियो में साफ तौर पर, एक सूटकेस में बंद करके उसके बाद टीन के डब्बे में इसको जो है बंद करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको पूरी लाश को पूरा सीमेंटेड बना दिया गया था। मतलब पूरे मास्टरमाइंड जो इसमें 2 आरोपी थे, दोनों पति पत्नी है और रिटायर्ड पुलिस कर्मी जो है बेटा है वो। और देखिए सबसे खास बात ये है कि 2 हत्या में आरोपी है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें, लाभार्थियों को 3 महीने का एक मुश्त राशन 20 जुलाई तक मिल सकता है। इसके लिए खाद्य विभाग में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और 20 जुलाई तक चावल वितरण सीमा बढ़ाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि 3.41 करोड़ बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करना होगा। मशीन रिप्लेसमेंट की चलते इस कार्य में देरी हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिल जाएगी और लोगों को 20 जुलाई तक 3 महीने का राशन एक मुश्त मिल सकेगा। आपको बता दें कि एक साथ 3 महीने का राशन वितरित किए जाने के निर्णय से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही राशन दुकानों के बाहरी गेट खुलते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसका मुख्य कारण मोबाइल पर OTP का न आना, फिंगरप्रिंट न मिलना और सर्वर का डाउन रहने के चलते ऐसा हो रहा है। ये समस्या लगातार बनी हुई है और इसकी वजह से राशन दुकानों में विवाद की स्थिति बन गई है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब एक साथ 3 महीने के राशन जो है वो वितरित किए जाएंगे। हालांकि इस 3 महीने के एक साथ वितरण को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसमें से मोबाइल नेटवर्क का ना आना, OTP का समय पर ना आना, इस तरह की कई छोटी छोटी दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रोहतक में 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस करार दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी, जो सभी विपक्षी नेताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, आपातकाल पर सीएम ने यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है काले दिवस के रूप में इसे मनाती है। बिल्कुल 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। तो वो जो काल था वो आपके लिए भी बड़ा दुखदायी था? वो सबके लिए दुखदायी था, जितने भी गैर कांग्रेसी थे सबके लिए। अगली खबर की। खूंखार नक्सली हिडम्मा के गांव में पूर्ववर्ती से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, इस गांव की बेटी के विवाह समारोह में सुरक्षा बलों के जवान शामिल हुए और भाई बनकर फर्ज निभाया। जवानों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दुल्हन भी भाई मानते हुए जवानों के पैर छूते हुए दिखाई दे रही है। नक्सलियों के गढ़ में ये बदलाव की बड़ी तस्वीर मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में खूंखार नक्सली हिडम्मा और देवा का गांव है। यहाँ एक बेटी की शादी थी। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के जवानों ने बेटी की विदाई की और धूमधाम से की। दुल्हन बेटी को ग्रामीण जब विदा कर रहे थे, तब सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान भी पहुंच गए। भाई होने का फर्ज निभाते हुए दुल्हन को नेक दिया और नाचते गाते ग्रामीणों के साथ विवाह की खुशियां भी बांटी। दुल्हन भी इस मौके पर भावुक हो गई और जवानों को भाई मानते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक और सूटकेस में मिले किशोर पैकरा हत्याकांड की रहस्य पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि वहीं चलती हुई कार से युवक की लाश फेंकने की खबर सामने आई है। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई। वहीं युवती समेत 3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका जो है इस मामले में जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद इसकी जानकारी मिली। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर माल खरौद से है, जहां गांव में एक आपसी विवाद ने अचानक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस हिंसक झड़प ने गांव के युवक पर लाठी और डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां कलयुगी बेटे ने पिता की धारदार हथियार से हत्या की और कोर्ट ने आजीवन कारावास की उसको सजा सुना दी है। मृतक चिंतामणि वर्मा अपने परिवार सहित ग्राम रिसदा में निवास करता था, जिसमें उसका आरोपी पुत्र जितेंद्र वर्मा के ऊपर बहुत कर्ज आ गया था। आरोपी पुत्र द्वारा अपने कर्ज की भरपाई करने के लिए अपने पिता को न्यूवोको सीमेंट संयंत्र के सामने रोड किनारे जमीन को बेचकर कर्ज चुकाने के लिए पैसों की मांग कर रहा था, जिस पर हमेशा से आरोपी जितेंद्र वर्मा और मृतक पिता चिंतामणि वर्मा के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा मृतक की लड़ाई झगड़ा करते हुए घर के बाड़ी में धारदार टाइल्स से पत्थर से मारपीट कर पिता की हत्या कर दी गई। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।